गुड आफ्टरनून। कल मैंने आपको करवाया था न्याय का सिद्धांत। क्या होता है जस्टिस? तो हमने आपको बताया था, प्लेटो की अवधारणा बताई थी। सबसे पहले न्याय की अवधारणा हमारे प्राचीन भारत में भी जो हमारे ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें भी न्याय की अवधारणा देखने को मिलती है। मनु ने, शुक्र ने, कौटिल्य ने, इन्होंने उस समय भी इस विषय पर अपने ग्रंथों में चर्चा की थी कि न्याय क्या होता है, न्याय से तात्पर्य क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि यूनानी चिंतक प्लेटो, अरिस्टोटल, उन्होंने भी न्याय की अवधारणा का विश्लेषण किया कि न्याय क्या होता है। प्लेटो ने न्याय की बिल्कुल हटकर परिभाषा दी थी। प्लेटो कहता था कि प्रकृति ने मनुष्य को गुण दिए हैं, प्रकृति ने मनुष्य को कुछ गुण दिए हैं, और जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है उसको उसी के अनुरूप अपने कार्य का चुनाव कर लेना चाहिए। किसी में किसी गुण की प्रधानता होती है, किसी में किसी गुण की प्रधानता होती है। प्लेटो ने कितने गुण बताए थे? 3: विवेक, साहस, तृष्णा। तो प्लेटो कहता है कि जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रकृतिगत गुण के अनुसार अपने कार्य का चुनाव कर लेता है तो ये व्यक्तिगत न्याय हो जाता है। और जब समाज में सभी लोग अपने अपने प्रकृतिगत गुण के अनुसार अपना कार्य निर्धारित कर लेते हैं और वही कार्य करते हैं तो उससे सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। अब हम देखते हैं न्याय की अवधारणा में कुछ आधुनिक दृष्टिकोण भी आए। तो जॉन रॉल्स का दृष्टिकोण है। जॉन रॉल्स ने भी न्याय के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त किए। न्याय की अवधारणा के अध्ययन की दृष्टि से ये कहा जाता है कि जॉन रॉल्स एक महान विधिवेता थे, सिद्धांतवेता थे। उन्होंने जितना विवेचनात्मक तरीके से न्याय की अवधारणा को आधुनिक युग में प्रस्तुत किया। उनकी एक कृति है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये आपको आपके छोटे प्रश्न में भी आ सकता है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो किसके बारे में कहा है? जस्टिस मेन है, महान विद्वान है, तो उन्होंने अनेकों विषयों पर चर्चा की, लेकिन जस्टिस का सिद्धांत उनका आधुनिक युग में बहुत सर्वमान्य सिद्धांत है। तो जॉन रॉल्स कहते हैं ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने कहा कि उपयोगितावादी अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हुए नैतिक मूल्यों के अनुरूप उन्होंने अपने न्याय का सिद्धांत बतलाया। उपयोगिता को उन्होंने न्याय का आधार नहीं बनाया। तो वो कहते हैं कि सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण तथा सद्गुण समुचित वितरण होना चाहिए। न्याय क्या है? जॉन रॉल्स की दृष्टि में न्याय क्या है कि जो भी सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण क्या होना चाहिए? सद्गुणों का समुचित वितरण। कैसे? जो भी सामाजिक और आर्थिक विषमता को इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए
कि दुर्बल वर्गों को अधिकतम लाभ हो सके। जो कुछ भी है, सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताएं, वो कहते हैं कि उनका वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके और कम से कम लोग उससे वंचित हो। वो उस विषमता का समर्थक है जिसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है। कैसे? कि उन परिस्थितियों को स्पष्ट करते हैं जिनके तहत विषमताओं को उचित माना जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक वस्तुएं सीमित हैं। मैंने आपको पहले भी एक कोटेशन थी जिसमें हमने आपको कहा था कि समाज में जो कुछ बहुमूल्य है, समाज में जो कुछ बहुमूल्य है वो क्या है? सीमित। जो कुछ बहुमूल्य है वो क्या है? सीमित। और चूंकि हर व्यक्ति उसको प्राप्त करना चाहता है, हर व्यक्ति उसको प्राप्त करना चाहता है, तो जब हर व्यक्ति उसको प्राप्त करना चाहता है तो क्या प्रारंभ होता है? संघर्ष प्रारंभ होता है। तो जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक एक थ्योरी ऑफ जस्टिस, उन्होंने उपयोगितावादी अवधारणा को नकारा और नैतिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में उसे स्थापित करने का प्रयास किया। तो जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय क्या है? तो उनके अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण और सद्गुणों का समुचित वितरण। जितने भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, न्याय उनका प्रथम गुण है। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय क्या है? सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए कि एक दुर्बल वर्गों को अधिकतम लाभ हो सके। जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि जो कमजोर लोग हैं, जितने भी साधन हैं, John Rawls he is very important thinker and this concept of justice is also important. तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि कमजोर लोगों को जो भी साधन है, चाहे वो आपके आर्थिक साधन है, चाहे भौतिक साधन है, तो उनका इस तरीके से बंटवारा किया जाना चाहिए कि कमजोर वर्गों को अधिकतम लाभ पहुंच सके या समुचित लाभ उनको मिल सके। दुर्बल जो कमजोर लोग हैं उनको अधिकतम लाभ मिले। जॉन रॉल्स की ये मान्यता है। वह उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट करते हैं जिसके तहत विषमताओं को उचित माना जा सकता है। जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि ये परिस्थितियां मैं उनको एक्सेप्ट करता हूं कि जो विषमताएं तो समाज में होंगी और उनका बंटवारा समान नहीं हो सकता, इसलिए वितरण के सिद्धांत में समानता के मानदंड पर आधारित होना चाहिए ताकि योग्य को अयोग्य से अधिक मिल सके। मुझे उनका ये दृष्टिकोण बहुत अच्छा लगा कि योग्य को अयोग्य से अधिक प्राप्त हो सके। जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो यह है कि कमजोर वर्गों को अधिकतम लाभ मिले। आर्थिक साधन है, भौतिक साधन है, जो भी साधन है, कमजोर वर्गों को उसका अधिक लाभ मिले। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि योग्य को अयोग्य से अधिक प्राप्त हो। संभवतः शायद जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है, मैं इस पंक्ति को इसका निचोड़ समझती हूँ। हम देखते हैं समाज में, आप जिस समाज में रहते हो, मैं भी उसी समाज में रहती हूँ, और हम देखते हैं कि योग्य को तो नहीं मिलता। जो कुछ उपलब्ध है समाज में, राज्य में, जो कुछ उपलब्ध है
तो बहुत सी ऐसी व्यवधान है, परिस्थितियां हैं, परिवेश है, नीतियां हैं कि योग्य व्यक्ति तो उससे वंचित रहता है और अयोग्य को प्राप्त होता है। तो जॉन रोल्स कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट जस्टिस। जस्टिस मीन्स कि जो जो योग्य है उसको प्राप्त होना चाहिए। होता क्या है कि जो अयोग्य होता है उसको ज्यादा प्राप्त होता है, जो योग्य होता है उसको उतना प्राप्त नहीं होता। ये समय काल परिस्थिति देश क्षेत्र में ये बात अलग अलग है। तो इसको हम किसी देश विशेष से, राष्ट्र विशेष से, राज्य विशेष से नहीं जोड़ सकते। ये समय काल देश परिस्थिति के अनुसार ये स्थिति पृथक पृथक पाई जाती है। लेकिन जॉन रॉल्स कहते हैं कि दुर्बल वर्ग का अधिकतम हित होना चाहिए। और नंबर 2 बात ये कि योग्य को अयोग्य से अधिक मिलना चाहिए। योग्य को अयोग्य से अधिक मिलना चाहिए। दैट इज जस्टिस। अब न्याय के हम विभिन्न पहलू देखते हैं। तो न्याय के कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं। न्याय कानूनी होगा, न्याय सामाजिक होगा, न्याय आर्थिक होगा। तो न्याय का प्रत्येक पक्ष एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अध्ययन की दृष्टि से हम इनको अलग अलग करके इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कानूनी न्याय। कानून का निर्माण कौन करता है? राज्य का अंग है व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। तो न्याय तथा कानून का बहुत निकटतम संबंध है। जब न्याय की बात करते हैं तो न्याय किसके द्वारा प्रदान करवाया जाता है? कानून के द्वारा प्रदान करवाया जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि न्याय और कानून इनका बहुत गहरा संबंध है। प्रत्येक राज्य की न्याय की अपनी धारणा उसके अनुसार कानूनों और नीतियों से प्रकट होती है। प्रत्येक राज्य कैसा काम करता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी राज्य का आकलन करना हो तो ये देखो कि वहां के राज्य को न्याय कितना प्राप्त है। यदि राज्य में लोगों को न्याय प्राप्त नहीं होता है तो उनके होने का कोई मतलब राज्य का आकलन हम यदि करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो क्या अधिकतम लोगों को न्याय दे रहा है, क्या कानून उनकी रक्षा करता है क्या। तो इसलिए राज्य का आकलन उसके न्याय के दृष्टिकोण से निर्धारित किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कानूनी न्याय, तो कानूनी न्याय किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। और इसके दो मुख्य अर्थ हैं। कानून न्याय संगत होने चाहिए। कानून कैसे होने चाहिए? न्याय संगत होने चाहिए। अब यहाँ अपन इस विषय पर विचार करते हैं कि कैसे माने कि कानून न्याय संगत है। कुछ कानून ऐसे हैं जो एक वर्ग के लिए है, तो वो उस वर्ग के लिए तो न्याय संगत है, लेकिन सबके लिए न्याय संगत नहीं है। तो कानून के लिए जो कानूनी न्याय है तो उसमें सबसे पहली बात क्या है कि कानून कैसे होने चाहिए? न्याय संगत। अब एक कानून हो सकता है, मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि न्याय संगत हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होगा। कानून न्याय संगत है अथवा नहीं है, तो इसमें हर व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या होगा? अलग होगा। क्योंकि हो सकता है कि माना भ्रष्टाचार निरोधक
भ्रष्टाचार निरोधक जो इकाई है उसको वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो उससे क्या होगा, जब वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो बड़े बड़े लोगों के घर पे क्या पड़ते हैं, छापे। अब उनके लिए तो क्या वो उचित है, क्या नहीं है। वो ये कहेंगे कि ये व्यवस्थापिका सब कुछ गवर्न कर रही है। जैसे इन दिनों में आपने देखा होगा, एक शब्द का नाम आपने सुना होगा, ईडी। ईडी की ईडी के छापे पड़ते हैं। ये एक केंद्रीय इकाई है। अच्छा, जिसके यहाँ पड़ता है तो लोग ये कहते हैं कि व्यवस्थापिका ईडी का दुरुपयोग कर रही है। व्यवस्थापिका ईडी को यूज कर रही है, ईडी को यूज कर रही है। लेकिन जनसाधारण जब हम ये देखते हैं कि रुपए ऐसे मिलते हैं उनके पास, करोड़ों रुपए ऐसे मिलते हैं कि उसको काउंट करने के लिए बैंक से मशीन लानी पड़ती है रुपए गिनने की, तब भी नहीं होते, 5-5 दिन लग जाते हैं। अभी जो पिछले दिनों एक छापा पड़ा था, कहां से आता है इतना पैसा? या तो कोई गैर कानूनी काम है, या कोई ऐसा काम है जो राष्ट्र विरोधी, जो गैर कानूनी होगा, राष्ट्र विरोधी होगा तो। और क्या ऐसे पैसे को कोई शो करता है क्या? नहीं। इनकम टैक्स देता है क्या? नहीं। तो इसलिए जनता तो ये कहेगी कि हाँ बढ़िया हुआ, ईडी का छापा पड़ना चाहिए। लेकिन जो वर्ग है जिन पर ईडी का छापा पड़ रहा है वो ये कहेंगे कि ये क्या है, अनुचित। ये सरकार अपनी शक्तियों का क्या कर रही है, दुरुपयोग। सरकार अपनी शक्तियों का क्या कर रही है, दुरुपयोग। न्याय के अनुसुईया has asked, repeat, okay. न्याय की अवधारणा का जॉन रॉल्स का न्याय की अवधारणा पे जॉन रॉल्स का दृष्टिकोण मैंने आपको बताया। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बार इसको वापस आपको पूरा समझा दूंगी। तो इसलिए कहा जाता है, कानूनी न्याय में हमने आपको क्या बताया कि कानून न्याय संगत होने चाहिए। अब न्याय संगत में मैंने आपको बताया ना कि प्रत्येक व्यक्ति का सोच अपना अलग होगा, क्योंकि यदि वो कानून मेरे हित में है तो मैं कहूंगी ये न्याय संगत है, और यदि वो कानून मेरे हित में नहीं है तो मैं कहूंगी ये न्याय संगत नहीं है। तो इसलिए कानून न्याय संगत होगा कि नहीं है कि नहीं है, ये व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है। लेकिन हमें ये देखना है कि कानून अधिकतम लोगों का लाभ करता हो, अधिकतम लोगों की सुरक्षा प्रदान उनको करता हो। कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। कानून हमारा, हमने भारत की यदि हम बात करते हैं तो हमने एक बहुत बड़ा संविधान लिखित रूप में अडॉप्ट किया हुआ है। तो अब जब संविधान हमारा लिखा हुआ है तो उसमें हमने शायद ही कोई बात ऐसी छोड़ी होगी जो उसमें समाहित नहीं होती। तो सवाल अब ये उठता है कि कानून के अनुसार न्याय होना चाहिए। यदि आप किसी भी मामले में न्यायालय की शरण लेते हो तो ये माना जाता है कि यदि आपने न्यायालय की शरण ली है तो आपको कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। आपको कानून के अनुसार क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि व्यवहार में हम प्रत्येक राष्ट्र की बात करते हैं कि व्यवहार में क्या कानून के अनुसार सबको न्याय मिलता है। यह मैं ये कहूंगी शायद
भारत में अब बहुत इसमें कमी आ गई, क्योंकि हमारी न्यायपालिका बहुत जल्दी न्याय नहीं करती। एक व्यक्ति जब वो 50 साल का होता है तो वो मुकदमा शुरू करता है अपनी संपत्ति के लिए। उसकी संपत्ति को किसी ने कब्जा कर लिया। जब वो 50 साल का था तो उसने इसको प्रारंभ किया, और जब वो 80 का हो जाता है तब तक मुकदमा चलता रहता है, तब तक न्यायपालिका निर्णय नहीं दे पाती। ये मैं इसकी मतलब मेरे पास प्रमाण है इसका। तो अब आप ये बताओ कि यदि 30 साल तक न्यायपालिका ने निर्णय नहीं दिया और अब यदि निर्णय होता भी है तो व्यक्ति उसका क्या करेगा 80 साल में? अभी तो हुआ भी नहीं है निर्णय। सामान्य निर्णय न्यायपालिका में तो एक बार आप चले गए तो आप ये समझ लो कि आपका काम उलझ गया। मेरा जो मैं अपना अभी मानना बताऊंगी कि मेरा क्या मानना है। मैं ये कहती हूँ कि यदि कोई काम आपका बातचीत, समझौता, वार्ता, समाज के माध्यम से मिल बैठ के हो जाए तो उसको वैसे ही तय कर लेना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका में जाने के बाद तो कोई न्याय नहीं मिलता। ये अनुभव है मेरा। मैं ये जरूरी नहीं है कि मैं सही हूं, लेकिन जो सामान्यतः देखती हूं तो मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि हाँ मेरा तो हो गया न्याय। बहुत न्याय में विलंब बहुत है, सालों सालों लग जाते हैं, और फिर क्या होता है कि व्यक्ति का उत्साह खत्म हो जाता है, व्यक्ति का उत्साह समाप्त हो जाता है कि भाई क्या करना है कचहरी में जाके तो परेशान ही होना, धक्के खाने। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमें न्याय जो है वो कानून के अनुसार मिलना चाहिए। तो ये है तो उचित, मिलना तो चाहिए, लेकिन अब कितना मिलता है, कहाँ मिलता है, कब मिलता है, ये समय काल परिस्थिति पे निर्भर करता है। फिर हमने आपसे कहा कि कानून न्याय संगत होने चाहिए। तो कानून का निर्माण कौन करती है? व्यवस्थापिका, राज्य की विधानसभाएं करती हैं, और केंद्र में लोकसभा राज्यसभा मिलकर कानूनों का निर्माण करती है। व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, और कानून सब लोगों के लिए कानून समान होना चाहिए। जायज भेदभाव तो आवश्यक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत गहरी है। जायज भेदभाव तो आवश्यक है, लेकिन नाजायज भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानूनों का उद्देश्य न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत कानून बनाने का अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए समान कानून हो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि समान व्यक्तियों के लिए समान कानून होना चाहिए। न्याय संगत कानून बहुत अच्छी तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि कानून सबके लिए समान होगा, हाँ, बट समान लोगों के लिए कानून समान होना चाहिए। समान लोगों के लिए कानून क्या होना चाहिए? समान। अब माना कि कोई टीचर्स हैं, तो अब टीचर्स का माना ए भी टीचर है, बी भी टीचर है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है और जेड भी है। एक ही परीक्षा में इनकी नियुक्ति हुई, ठीक है, एक ही परीक्षा में इनकी नियुक्ति हुई, और ये सब फर्स्ट ग्रेड के टीचर है। अब माना ए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है,
बी हिस्ट्री पढ़ाता है, सी केमिस्ट्री पढ़ाता है, डी फिजिक्स पढ़ाता है, ई इंग्लिश पढ़ाता है, एफ हिंदी पढ़ाता है, जेड मैथ पढ़ाता है। सबके अपने अपने विषय की महत्ता है, सबके अपने अपने विषय की महत्ता है। लेकिन अब सरकार ये कहे कि पॉलिटिकल साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो माना इनकी तनख्वाह है 60,000। सरकार ये कहे कि भी पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको तो कितनी कितनी दे दो, 20-20 हजार रुपए दे दो। वो कहते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको 60,000 दे दो, इसको भी 60,000 दे दो, इंग्लिश वाले को 50,000 दे दो, हिंदी वाले को तो 10,000 दे दो, क्योंकि क्या जरूरत है हिंदी की। मैथ वाले को कहते हैं इसको थोड़ा ज्यादा दो, तो 70,000 दे दो। क्या अब ये बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक करते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि समान कार्य है, सबकी नियुक्ति एक ही परीक्षा के माध्यम से हुई, सबकी नियुक्ति एक ही परीक्षा के माध्यम से हुई, एक ही ग्रेड में हुई। हम ये मानते हैं कि सभी की फर्स्ट ग्रेड में टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है स्कूल टीचर्स का, तो सबकी नियुक्ति फर्स्ट ग्रेड में हुई। अब क्या तनख्वाह तो सबकी समान होगी ना, क्या विषय के अनुसार तनख्वाह में भेदभाव कर सकते हैं क्या, कि भाई पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, ये कोई इतने ऐसे कोई खास विषय नहीं होते, तो ये तो बच्चे वैसे ही पढ़ लेंगे, इनको थोड़ी तनख्वाह कम दो, है ना। और ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है ना, ये डिफिकल्ट भी होते हैं, तो इनको पूरी 60,000 रुपये तनख्वाह दो। समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, न्याय संगत। समान पदों पर जो लोग हैं उनका समान वेतन होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोगों को आप समान वेतन दो, जैसा काम होगा उसके अनुरूप वेतन मिलेगा। हाँ, लेकिन यह है कि यदि समान काम है तो फिर वेतन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। न्याय संगत कानून का जो न्याय संगत होना है वो इसी पर निर्भर करता है कि कानून न्याय संगत है अथवा नहीं है। तो यदि कानून ऐसा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कानून न्याय संगत है, कानून न्याय संगत नहीं है। तर्क के आधार पर असमान कानून हो सकता है। कानून न्याय संगत तब होता है जब वो जनहित के लिए बना है। कानून न्याय संगत कब होता है, जब वो किसके लिए बनाया जाता है, जनहित के लिए बनाया जाता है। यदि जनता के लिए और जनता की भलाई के लिए कानून बनाया जाएगा तो वो न्याय संगत होगा। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे जब हमारे वो लागू हुई थी जीएसटी और नोटबंदी, जब जीएसटी और नोटबंदी लागू हुई तो जनता को बहुत परेशानी हुई और सब लोगों ने उसकी बहुत आलोचना की। ये लागू हुई थी आपकी 2016 में, तो लोगों ने उसकी बहुत आलोचना की कि जीएसटी बिना बात का काम है,
इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और अभी जो छोटे व्यापारी हैं उनका व्यापार बंद हो जाएगा, वो कैसे टैक्स को इतनी बार भरेंगे, क्या करेंगे, एंड जीएसटी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो जीएसटी का बहुत विरोध हुआ। लेकिन आप ये देखो कि विरोध तो हुआ, लेकिन वो जीएसटी जनता के हित में थी। कैसे थी कि एक व्यापारी को 3 जगह 4 जगह टैक्स देना होता था, अब उसको टैक्स एक ही जगह देना होता है। तो ठीक है, वो कानून कहीं न कहीं जनता के हित में था और वो चल रहा है। नोटबंदी की, तो नोटबंदी में क्या हुआ कि जिनके पास अतिरिक्त नोट, जो आदमी, व्यक्ति, जी नागरिक जिनको शो नहीं करता, और वो दुनिया भर के उनके पास भरे पड़े थे, गंगा जी ने प्रवाह कर दिया नोटों का। काला धन तो था, काला धन तो था। तो इसलिए कहा जाता है कि कानून ऐसा होना चाहिए जो जनता के हित में हो। तो कई बार कानून प्रचलित रीति रिवाज इनका उन्मूलन करने के लिए भी बनाया जाता है। कई बार, अब जैसे हमारी कुछ परंपराएं हैं, हमारी क्या है, परंपराएं। तो कई बार कानून, जैसे हमारी तो सबसे बड़ी परंपरा थी आपकी सती प्रथा, सबसे बुरी परंपरा थी सती प्रथा। तो अब सती प्रथा को क्या कर दिया गया है, बैन। यदि कोई परिवार किसी व्यक्ति को, किसी महिला को सती बनने के लिए बाध्य करता है तो अरेस्ट किए जाते हैं। भाई ये क्या मतलब है, ये इसका कोई अर्थ ही नहीं है ना। यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी जिंदा जी उसके साथ जला देना चाहिए। इससे ज्यादा अमानवीय क्या हो सकता है। वो कितना कष्टकारी होगा उस महिला के लिए, और पीछे बच्चे भी तो हैं, उनका पालन पोषण कौन करेगा। आपने माँ को तो सती बना दिया है ना, अब यदि पीछे संतान है तो उनका कौन है, उनका कौन उनका पालन करेगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि कुछ हमारी ऐसी परंपराएं हैं, कानून उनके विरोध में भी बनता है, और जब हमारी परंपरा के विरुद्ध कोई कानून बनता है तो हम उसका विरोध सामान्यतः करते हैं। ये भारतीयों का स्वभाव तो है कि कानून का जब निर्माण किया जाता है और हमारी किसी परंपरा, रीति रिवाज पर कोई ठेस पहुंचती है तो हम उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके पीछे पता नहीं हमारे कितने मूल्य जुड़े हुए हैं, उसके पीछे हमारे पता नहीं कितने मूल्य जुड़े हुए हैं, चाहे उनका कोई उपयोग हो, चाहे उनका कोई उपयोग ना हो। तो इसलिए समाज में विद्यमान सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने वाले प्रगतिशील कानून बनने चाहिए। कानूनों को न्याय संगत बनाने के लिए आवश्यक है कि समाज में प्रचलित सामाजिक मूल्यों और सामाजिक नैतिकता पर वो आधारित है। सामाजिक मूल्य और सामाजिक नैतिकता। कानून किस पर आधारित होने चाहिए? सामाजिक मूल्य। अब फिर मूल्य की बात आ जाती है ना। मूल्य किससे बिलोंग करते हैं? हमारे सोच से। मूल्य किससे बिलोंग करते हैं? हमारे सोच से, हमारे चिंतन से, और जो समाज के हित में हो। तो इसलिए कहा जाता है कि जब कानून का निर्माण किया जाए तो वो किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? सामाजिक मूल्यों से जुड़ा हुआ होना चाहिए और सामाजिक नैतिकता से जुड़े हुए होने चाहिए। कानून तभी
तभी न्यायपूर्ण समझे जाएंगे जब उनका पालन बाह्य शक्ति के भय से नहीं बल्कि नैतिक रूप में आंतरिक भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति कानून का पालन करे। अक्सर लोग कानून का पालन इसलिए करते हैं कि भय कि कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमें दंड मिल सकता है। कानून का उल्लंघन करेंगे तो क्या मिल सकता है? दंड मिल सकता है। तो लेकिन जो न्याय की अवधारणा के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि कानून का पालन किस लिए होना चाहिए? स्वतः आपके अंदर से ये भावना आनी चाहिए कि नहीं, इस कानून का पालन हमें करना चाहिए, क्योंकि इसका पालन हम करेंगे तो ये हमारे भी भले में है और समाज के भले में भी है। आप देखो कि यदि हर व्यक्ति कानून का पालन करेगा तो समाज में से बहुत सी बुराइयां दूर हो जाएंगी। जो ईडी के छापे पड़ते हैं तो वो कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन ही तो करते हैं ना। वो लोग जिनके पढ़ते हैं कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तभी तो पढ़ रहे हैं ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, क्योंकि उनके घर से किलो 10-10 किलो 5-5 किलो सोना मिलता है, करोड़ों में कैश मिलता है, तो वो गलत तरीके से कमाया हुआ धन है। तो यदि हम सब ये सोचें कि हमें तो कानून का पालन करना है, तो जब हम कानून का पालन करेंगे तो हम गलत काम करेंगे ही नहीं। और जब हर व्यक्ति कानून का पालन करेगा, गलत काम नहीं करेगा, तो सभी का भला होगा। तो ये कानून का एक न्याय संगत पक्ष है। फिर है कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। न्याय भी हमको किसके अनुसार मिलना चाहिए? कानून के अनुसार हमें न्याय मिलना चाहिए। अब कानून के अनुसार न्याय मिले, कई बार ऐसा भी होता है कि कानून के अनुसार जो न्याय मिलता है तो उसमें न्याय नहीं होता, लेकिन अधिकतम रूप से, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई भी बात नहीं होती किसी भी देश में जो जनता के हित में ना हो। किसी भी देश के संविधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी जाती जो जनता के हित में ना हो। तो इसलिए कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। तो कानूनी न्याय का जो दूसरा पक्ष है कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय मिले और कानून का उसको समान संरक्षण मिलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि निष्पक्ष न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? निष्पक्ष न्याय। इसमें न्याय में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखो, अपवाद तो बहुत है ना? अपवाद बहुत है, लेकिन सामान्यतः जो मान्यता है हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं। तो न्याय सबको कैसे मिलना चाहिए? निष्पक्ष रूप से मिलना चाहिए और सभी को कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, प्रत्येक व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। अब यदि हम ये देखते हैं, माना ए मजदूर है और ए के घर में चोरी हो गई, बी जो है वो दुकानदार है और उसके भी चोरी हो गई, सी जो है वो डॉक्टर है, उसके घर में भी चोरी हो गई, डी है बहुत बड़ा व्यापारी, उसके घर में भी
चोरी हो गई। अब माना पुलिस वाले व्यापारी की चोरी में तो तलाश में एकदम लग जाते हैं, है ना। डॉक्टर के घर में चोरी हुई है उसमें भी लग जाते हैं। दुकानदार के घर में जो चोरी हुई है उसमें कोशिश करते हैं। मजदूर के यहाँ चोरी हुई है उसमें वो उनकी कोई रुचि भी नहीं है। बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। मैं ये कहती हूं कि सबके साथ जो अन्याय हुआ है सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो। पद, प्रतिष्ठा, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसको हम कहेंगे क्या? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आपको ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है कि सभी को कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन हो। फिर ये कहा जाता है कि कानून का समान संरक्षण मिले तो इसके लिए भी कुछ आवश्यकताएं हैं। तो पहली आवश्यकता तो ये है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है वो सरल और सस्ता होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? सस्ती, जिससे कि प्रत्येक नागरिक उसका उपभोग कर सके। अब न्यायालय में जाने के लिए आपको सबसे पहले किसके पास जाना होता है? माना आपके यहाँ को कुछ मतलब किसी ने आपका कोई नुकसान कर दिया, तो सबसे पहले तो आप किसके पास जाओगे? पुलिस में जाओगे, थाने में जाओगे, रिपोर्ट लिखाओगे, ठीक है। तो अब यदि आप बहुत बड़े पद पर आसीन हो तो तुरंत आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, और यदि आप सामान्य से मजदूर हो तो थाने वाले भी ज्यादा रुचि आपकी रिपोर्ट में नहीं दिखाएंगे। चलो, माना उन्होंने भी समान व्यवहार किया और जैसे एक बहुत बड़े व्यापारी की रिपोर्ट को उन्होंने एंटरटेन किया, वैसे ही आपकी रिपोर्ट को भी उन्होंने एंटरटेन किया। चलो, थाने वालों ने समान व्यवहार किया। अब उसके बाद चलो फिर क्या होता है? मामला न्यायालय में पहुंच जाता है। तो जब मामला न्यायालय में पहुंच जाता है तो हमें भी फिर अपनी कार्रवाई को प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में क्या करना पड़ता है? वकील को क्या देने पड़ते हैं? पैसे। और हर पेशी पे वकील पैसे मांगेगा। जब भी पेशी होती है तो वो ये कहते हैं कि खर्चा तो दो। अब एक गरीब आदमी इस न्यायिक प्रक्रिया को कैसे मतलब संभाल सकता है? देखो, मैं तो जो समाज में देखती हूँ, व्यवहार में देखती हूँ, मैं वो भी जरूर बताती हूँ। ठीक है, जो संवैधानिक स्थितियां हैं, जो कानून की स्थितियां हैं, कानून बहुत अच्छा है, संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन उतने ही अच्छे तरीके से नागरिक उसका पालन करते हैं। उतने अच्छे तरीके से तो उसका पालन नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि जुडिशियल प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि केवल जो पैसे वाले लोग हैं वही उसका उपभोग, उसको प्रयोग में ले सकें, उसको काम में ले सकें। जुडिशियल प्रोसेस इतना सस्ता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो
चाहे वो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वो न्यायिक प्रक्रिया का सहारा ले सके। आधुनिक पूंजीवादी राज्यों में न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल और इतनी खर्चीली हो गई है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि केवल धनी लोग न्यायिक प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास वकीलों को पे करने के लिए फीस ही नहीं होती है ना। और वकील वकील भाई वो आपका मुकदमा लड़ रहा है तो वो तो फीस तो लेगा, फीस तो वो लेगा। हाँ, सरकार को ये प्रबंध करना चाहिए कि निर्धनों के लिए वकील की व्यवस्था हो, निःशुल्क हो, करना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि निर्धन व्यक्ति वकील अफोर्ड नहीं करता है। फिर ये कहा जाता है कि निष्पक्ष न्याय पाने के लिए न्यायालय निष्पक्ष होने चाहिए। यहां मैं आपसे एक सवाल करती हूं, देखो फिर वही बात आती है, संविधान ने न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास किए, लेकिन व्यवहार में न्यायालय निष्पक्ष हो पाता है, नहीं हो पाता है, ये किस पे निर्भर करता है कि नागरिकों पे भी निर्भर करता है, हमारी जागरूकता पे निर्भर करता है। एक बहुत बड़े विद्वान का कथन था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि हमारे साथ अन्याय तभी होगा जब हम जागरूक नहीं हैं। यदि हम जागरूक हैं तो अन्याय नहीं हो सकता, हमारा दुरुपयोग नहीं हो सकता यदि हम जागरूक हैं, क्योंकि विरोध करने की शक्ति तो होनी चाहिए, सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। क्यों नहीं बोलते हो आप लोग सच? आज का समाज ऐसा है, हर व्यक्ति अपने जीवन को झूठ पे टिकाए हुए है। हर व्यक्ति अपने जीवन को किस पे टिका के रखता है? झूठ पे, अनैतिक मूल्यों पर। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन फिर भी है। तो यदि हम खुद मजबूत हैं तो न्यायिक प्रक्रिया अपने आप निष्पक्ष हो जाएगी, लेकिन हम खुद ही बिक जाते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया कहां से मजबूत होगी? क्योंकि जब हमारा काम होता है और हमें अपने पक्ष में फैसला करवाना होता है तो हम हर हथकंडे का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। वहां हमें नैतिक रूप से क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए कि जो उचित है वो होगा। यदि मेरे रिश्तेदार ने कोई गलत काम किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन तब हम सारी सरकारी मशीन को हिला के रख देते हैं कि किसी तरीके से उसको हम बचा लें। यहां हमारी ये कमजोरी है और यही हमारी गलती है ना। क्योंकि फिर जिस भी व्यक्ति का जिस समय ऐसा कोई दाव पड़ता है तो वो उसका प्रयोग करता है। तो सत्ताधारी दल के द्वारा नियंत्रित कार्यवाही को न्यायालयों के साथ हेराफेरी करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। सत्ताधारी दल भी कई बार न्यायपालिका का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में तो इतना नहीं है, लेकिन है भी थोड़ा बहुत तो कभी कभी होता है। अभी डिपेंड करता है कि सत्ता किन लोगों के हाथ में है। हम जब सत्ता सौंपते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सत्ता किसको सौंपनी है, हमें सत्ता किसको सौंपनी है। उस टाइम हमारी जागरूकता होनी चाहिए, उस समय हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए।
उस समय यदि हम अपने नैतिक मूल्यों को गिराकर और अपने स्वार्थवश होकर और अपने मताधिकार का गलत प्रयोग करते हैं तो उसका खामियाजा हमें लगातार भुगतना पड़ता है। तो इसलिए निष्पक्ष और न्याय संगत न्याय आपको तब मिलेगा जब आप हमारी सत्ताधारी दल जो हैं वो न्यायपालिका का दुरुपयोग ना करें। तो इसके लिए हमारे संविधान में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति है, योग्यता है और उनके वेतन है, काम की शर्तें हैं, बिना भय के वातावरण में वो काम कर सके, ऐसी आवश्यकताएं उनकी पूरी होनी चाहिए। न्यायाधीशों के वेतन में आपने शायद 11वीं-12वीं में पढ़ा होगा कि उनके कार्यकाल में कोई उनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। तो वो इसलिए कि वो पैसे के कारण कोई गलत फैसला ना करे। इसको मैं बहुत साफ तो नहीं बोलूंगी, हाँ, लेकिन इतना ही मैं कहती हूँ कि न्यायाधीश पैसे के लालच में कोई गलत फैसला ना करे। और वो तभी होगा कि जब उनकी तनख्वाह पर्याप्त हो। दूसरा, उनको सेंस ऑफ प्रोटेक्शन होना चाहिए। भाई आप ये देखते हो समाज में कि कई बार क्या होता है कि न्यायाधीश को किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देना है। न्यायाधीश को किसी व्यक्ति को क्या देना है? मृत्युदंड देना है। मृत्युदंड देने से पहले बहुत सोचना पड़ता है ना। अनेकों सुनवाइयां होती हैं। जैसे हमारा वो था दिल्ली वाला निर्भया कांड, ऐसे कांड भारत में तो हैं। तंदूर कांड था। अभी पिछले कई सालों में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुराचार के कांड बहुत हुए। मैं ये कहती हूँ कि कैसे इन पे रोक नहीं लगाई जा सकती। यदि प्रशासन एकदम सख्त हो जाए, तेलंगाना में वो कांड हुआ था तो उन्होंने वही एनकाउंटर कर दिया था। मैं ये नहीं कहती कि मैं एनकाउंटर करूं, लेकिन जब व्यक्ति को पकड़ा जाता है और अपराध प्रमाणित हो जाता है तो फिर ये न्यायालय में क्यों सुनवाई? 7 साल 10 साल तक सुनवाई चलती रहती है और अंततोगत्वा सब बरी हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो सरकार है वो न्यायाधीशों को इतना प्रोटेक्शन दे कि उनको किसी को सजा देने में कोई भय ना हो। क्योंकि न्यायाधीश को डर लगता है कि मेरा एनकाउंटर नहीं हो जाए। लेकिन मैंने देखा है आजकल, मैं आपसे कई बार कहती हूँ कि अपने राजस्थान में लड़कियां बहुत नियुक्त हुई हैं न्यायाधीश के पद पर। जुडिशियल सर्विसेज में लड़कियां बहुत आई हैं आजकल और बहुत अच्छे तरीके से न्याय करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से निर्भय होकर डिसीजन करती हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी अपना बहुत अच्छा बीए करो और बीए करने के बाद लॉ करके जुडिशियल सर्विसेज में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाओ। बहुत बच्चियां जाती हैं। तो निष्पक्ष न्याय के लिए क्या आवश्यक है कि न्यायाधीशों को हर प्रकार का प्रोटेक्शन प्रदान किया जाए। समाज में वर्ग ना हो। जो कार्ल मार्क्स ने बताया था कि समाज में हमेशा क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। 2 वर्ग होते हैं, धनी और निर्धन। और धनी वर्ग के द्वारा हमेशा निर्धनों का क्या किया जाता है? शोषण। तो जब समाज में वर्ग होंगे तो जो धनी वर्ग है न्यायिक प्रक्रिया को प्राप्त करना
उनके बस में होगा। निर्धन व्यक्ति न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि वर्ग विभाजन समाज में न्यायाधीशों को अपने न्याय के मापदंड उनके अपने संपत्तिशाली वर्गीय मूल्यों पर आधारित होते हैं। तो समाज में वर्ग विभाजन नहीं होना चाहिए, चाहे बिड़ला हो, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी हो, चाहे वंदना जोशी हो। न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, डायसी का, वही होना चाहिए। कानून के समक्ष सब समान है। तो न्याय की प्रक्रिया को इतना जटिल और इतनी खर्चीली होती है कि निर्धन जनों को अन्याय सहना न्यायालय द्वारा न्याय पाने से अधिक लाभ की चीज लगती है। कितनी बड़ी बात है कि जो गरीब आदमी है, जो निर्धन है, उसे ये लगता है कि अन्याय को सहते रहो वो ज्यादा ठीक है, बनिस्पत इसके कि न्यायालय में जाओ। मतलब इससे ज्यादा यदि एक आम जनता का सोच ये हो जाता है कि अन्याय को सहते रहो वो ज्यादा कंफर्टेबल है, बनिस्पत इसके कि न्यायालय में जाओ। तो इससे ज्यादा तो न्यायालय के ऊपर कोई आरोप लग ही नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो दिस टॉपिक इज कंटिन्यू। शाम की क्लास होगी 7 से 8। तो मैं चाहती हूं कि जो बच्चे अभी इस क्लास में हैं वो सभी बच्चे उसमें हों, और जिन बच्चों के पास 1 घंटा नहीं है वो उसको ज्वाइन ना करें। ओके, थैंक यू।